व्यंजन क्या क्या होते हैं देखिए, सबसे पहले तो हम व्यंजन लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे उनको समझते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, सब उनको देख लेते हैं। देखिए ये क ख ग आप लिख लीजिएगा। अब इन क ख ग का क्या मतलब है आप ये समझिए। सबसे पहले तो देखो क है तो इसको हम क वर्ग बोल देते हैं, लिखिएगा क वर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आगे से आप यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से कोई फर्क पड़ता, इसको बोलेंगे आप क वर्ग। क्योंकि अभी जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे ना, वहां पर बोला जाएगा आपसे क वर्ग का ये वर्ण आने पर ये होता है। अब देखो क वर्ग है, इसमें ये प्रथम व्यंजन है, द्वितीय है, तृतीय है, चौथा है, पांचवा। देखो इसको लिख सकते हैं हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। वैसे व्यंजन संधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर बेसिक्स आप समझ जाएंगे एक बार व्यंजन संधि के, तो कई सारी आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक, फिर ऐसे ही इसको बोलेगा चौ वर्ग, जिसमें चौ मुख्य है ना, इसे बोलेंगे आप चौ वर्ग। फिर आपका टॉ वर्ग है, टॉ वर्ग ऐसे लिखिएगा आप, चाहे आप आगे से लिख लीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर टॉ वर्ग है, फिर पौ वर्ग है आपका, अब देखो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर, हालांकि उन पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी तो मैं आगे यूरोलॉग में नहीं जा रहा हूँ, उसको अभी छोड़ते हैं हम, हालांकि डिस्कस अभी करेंगे उसको, बट पहले इनको समझ ले। कौ, चौ, टॉ, इनके ये वर्ग क्यों बने हैं, हम क्यों कौ वर्ग को बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इसका एक क्लासिफिकेशन जो है वो इस वजह से भी होता है। कभी भी किसी भी विषय में अगर हम पढ़ते हैं तो अगर कोई क्लासिफिकेशन हो रहा है, कोई वर्गीकरण हो रहा है, तो उसका कारण होता है। जैसे समाज की बात करते हैं, समाज में महिलाएं हैं, पुरुष हैं। अब महिला और पुरुष में वर्गीकरण हुआ है तो क्या है, उसका कारण है तो महिलाएं में और पुरुषों में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, हम अगर बात करते हैं बच्चों की ही बात करते हैं, तो बच्चों का और बड़ों का एक वर्गीकरण होता है कि बच्चों में बोलते हैं कि समझ थोड़ा कम है, बड़ों में अधिक है ना, इस तरह से। आप देखिए, आप जानवरों में वर्गीकरण, तो वर्गीकरण जो होते हैं, जो क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके एक पीछे आधार होता है। वैसे ही यहाँ पर भी क, चौ, टॉ, तौ, पौ, ये जो वर्ग बने हैं इनका एक आधार है। हर वर्ग में आप देखिएगा कि 5-5 वर्ण हैं। अच्छा, इसको मैंने कहा है कि आपने हिंदी में काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पर चौथा वर्ग आपका ढ से ढक्कन और 5 वर्ग आपका प्रणव हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने इस केस में। ठीक है, ये आप अंडरस्टूड है अपने आप में हालांकि। चलिए अब देख लेते हैं क वर्ग में क्या मतलब विशेषता होती है, क्या उनमें विशेष मतलब खास है। सबसे पहली बात तो ये है कि क वर्ग के जितने भी आपके वर्ण हैं उनका उच्चारण हमेशा कंठ से होता है। इसको लिख सकते हैं आप कंठ। कंठ से और भी स्वर वगैरह हम उच्चारित करते हैं, बट ये सारे क्या है, कंठ स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं आपके। बोल के देखो, ये ड्रिल आप साथ में करिएगा मेरे। हाँ, क, ख, ग, घ, बोलो जरा, मतलब माइक ऑफ करके ही बोलना, ऑन करके मत बोलना, बट बोलना क, ख, ग, घ। सभी के उच्चारण में आपका मुंह खुल रहा है और कहीं ना कहीं वाइब्रेशन आपको गले से फील हो रही होंगी, हाँ या ना। बोल के देखो जरा, क, ख, ग, घ, सब में मुंह खुल रहा है और आपको लग रहा है कि गले में जोर पड़ रहा है बोलने में। हो रहा नहीं हो रहा ऐसा? हेलो, अब यहाँ पे तो हाँ ना यस बोल। सर। हाँ, यस सर। देखो अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। आप देखिएगा पुराने पेपर उठा करके, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये आपसे पूछ देगा कि लिखेगा कि बताओ इनमें से कौन सा एक जो वर्ण है, व्यंजन नहीं बोलेगा, वर्ण बोलेगा, क्योंकि स्वर भी तो होते हैं जिनकी आवाज गले से निकलती है ना। जैसे ओ आ ई, देखो ओ आ, ओ आ, बोलो ओ आ, सबकी आवाज ऐसे निकल रही है गले से। ठीक, तो वर्ण बोलेगा इनमें से कौन सा एक वर्ण ऐसा है जिसकी ध्वनि कंठ से नहीं निकलती है। ऑप्शन दे देगा आपको उसमें, तो आपको याद रखना है कि क की जो क, ख, ग, घ, अंग है, इन सभी की ध्वनि जो है आपकी वो कंठ से निकलती है। हालांकि अंग जो है इसकी तो ये तो नाक से भी होती है थोड़ी सी, बट कोई इशू नहीं, अभी आप क को याद रखिए। ऐसे ही चौ, ये समझ में आ गया ना। ऐसे ही चौ वर्ग को देख लेते चलिए हम। अब चौ वर्ग जो है वो तालु से निकलती है। ठीक है, अब तालु कहाँ पर होता है,
ये थोड़ा सा प्रश्न रहता है। अच्छा, समझने का बढ़िया तरीका है, कुछ नहीं देखना आपने, आप बोलिए चौ 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 बोलिए, मतलब माइक ऑफ करके चौ। आपके आसपास कोई लोग बैठे होंगे तो बिल्कुल उनसे बोलिए बाहर जाओ, थोड़ा मैं कुछ अभ्यास कर रहा हूँ। चौ, फिर बोलो छौ छौ छौ। अब देखो जीभ कहाँ लग रही है आप लोगों की, चौ छौ जौ झौ, बोलो जरा, और नोटिस करो जीभ कहाँ लग रही है। जहां पर आपकी जीभ लग रही है ना वही तालु है, समझ में आ रहा है? जहां पर आपकी जीभ लग रही है वही क्या आपका तालु है। चौ, आपको आभास हो रहा है कि जीभ मुड़ रही है? अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बनाऊं, ये माना कि ये आपका ये दांत है सपोज, ठीक है, ये आपके ऊपर का हिस्सा है, जीभ कहीं ना कहीं आपको यहाँ लगती हुई दिखाई दे रही होगी, लग रहा है यहाँ पर एहसास हो रहा है कुछ? चौ छौ जौ झौ, लग रहा है कुछ ऐसा? यस सर। इसको अगर दांत का हिस्सा मानो तो आप देखो बहुत बारीक बातें हैं सीखने वाली, ये फिर एग्जाम में हेल्प करती है बहुत हमको। यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही थी आप सर बोल ईया में नहीं लग रही है। सर, ईया में नहीं, ईया मैंने वो आपसे जो क्या बोला लास्ट कि वाला इसको ईया है। अंगों को इयों को जी जी इनको जी। छोड़ दो, ये तो आपके नाक से निकलने वाले स्वर व्यंजन है, इनको छोड़ दीजिए अभी, आप इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। बच्ची, इनको तो हटा दो क्योंकि ये तो आपकी जो नासिका से निकलने वाले हैं ना, इनको तो बताएंगे बाद में, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अयों यो ये सब नाक से बोलने वाले स्वर होते हैं, तभी तो हिमेश रेशमिया गाने नाक से गाता है क्योंकि वो ये वर्ण अच्छे बोल लेता है ना, ठीक है? चलिए आगे। तो चौ छ जौ देखिए आप सबकी ध्वनि आपको एक जैसी लग रही है ना, चौ छ जौ झौ तक, इनको छोड़ दीजिए आप, ये इनकी हम बात नहीं कर रहे अभी, इनको हटाइए यहाँ से, ठीक है? ये सब अलग होते हैं, इन सबकी ध्वनि एक जैसी होती है लगभग, ठीक है? अब देखिए टॉ, देखिए टॉ, टॉ बोलो टॉ, और ये बोलना है, हाँ सिर्फ शर्माना नहीं है, बिल्कुल एकदम बोलना है। टॉ ठॉ डॉ ढॉ, बोलो, माइक ऑफ करके बोलो, जोर से बोलो, टॉ ठॉ डॉ ढॉ। अब देखो जीभ कहाँ लग रही है आपकी, अब आपकी जीभ लग रही होगी कहीं यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पे लग रही होगी जीभ आपकी, टॉ ठॉ डॉ ढॉ, मतलब दांत के थोड़ा सा पीछे का जो एरिया होता है वहां पर लग रही ना। सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं मान लेना है आपने, बोल के देखना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिस आपको इतनी हेल्प करेगी ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कंठस्थ है या फिर तालव्य है, तो आप बोलोगे मुंह से कंफर्म करने के लिए, तो उच्चारण करोगे उसका और खुद फील कर लोगे कहाँ तालु में है या फिर मूर्धा में। तालु और मूर्धा में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो याद रखना है तालु कहाँ पर है, मूर्धा कहाँ पर है। तो ये जो होते हैं ये मूर्धन्य होते हैं, टॉ वाले जो वर्ण है ये क्या आपके मूर्धा से होती है, ठीक है? इनकी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलती है, मूर्धन्य होती है, ठीक है? क्लियर? अच्छा, और टॉ ठॉ ठॉ वाला हो गया आप लोग का, प्लीज एक बार बताइएगा। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस जी सर। ठीक है, अभी देखो जो मैं कह रहा हूँ प्लीज उसको करिएगा आप, ये मत सोचना कि हम बड़े हो गए अब हम ऐसा क्यों बोले, बिल्कुल नहीं सोचना आपने, आप बच्चे हैं अभी, जब तक हम सीख रहे हैं तब तक हम बच्चे हैं बिल्कुल, और जिस स्तर का हम सीख रहे हैं उस स्तर के बच्चे हैं। क ख ग घ एक छोटा बच्चा सीखता है 2-3 में पढ़ने वाला, तो आप अभी 2-3 वाले बच्चे बनके सीखिए, तभी आप सीख पाएंगे। अब तौ थौ दो को बोलो, तौ थौ दौ धौ, बोलो जरा, तौ थौ दौ धौ, नौ मत बोलना, नौ मत बोलना, तौ थौ दौ धौ बोलो। कहाँ लग रही जीभ बताओ, आप खुद बताओ, अब मैं नहीं हिंट दूंगा, आप खुद बताइए। तौ थौ दौ धौ बोलो, और जीभ कहाँ लग रही बताओ। जो कुछ आपने पहले पढ़ा है इसके बारे में, कहाँ से ध्वनि निकलती है क्या निकलती है सब भूल जाओ। दंत में, दांत में। हाँ प्रैक्टिकल रहिए, जो आपने पढ़ा है किताब में उस सबको भूल जाइए, बस प्रैक्टिकली देखिए कि आपकी वो जो जीभ है वो कहाँ लग रही, कहाँ लग रही, दांत में लग रही है आपकी, ठीक है? तो दांत में लग रही है इसलिए क्या है, तो वर्ग क्या आपका बोलेंगे दंत, ठीक है? दांत से दंतव्य है। अब बोलिए प फ ब बोलिए, प फ ब भ, अब देखिए जीभ कहाँ लग रही है, प फ ब भ, बोलिए जीभ कहाँ लग रही है, होठों में। कहाँ लग रही है? होठ में। जीभ अब कहीं लगेगी नहीं आपकी, प
प फ ब भ बोलने में दोनों होंठ टकरा रहे हैं आपस में, जीभ तो लगी नहीं रही। हॉट टकराते हैं। हाँ तो ओस्ट 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 बोलते हैं ना इसको। वेरी गुड, इनको बोलते हैं हम ओस्ट, और यही आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, लेकिन डिस्कस किया था तद्भव तत्सम परसों की क्लास में, है ना। तो ये ओस्ट क्या है आपका, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, होंठ होता है ना। ठीक है, तो जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ, ये सब तत्सम शब्द हैं। ये भी एक सीखने वाली बात है। बोलते हैं ना हम, वो इंटर क्या होते हैं, रिलेशन अप्रोच बोलते हैं हम, है ना, जिसमें दो तीन जो कंसेप्ट आपस में मिल रहे होते हैं, एक कंसेप्ट पढ़ने पर दूसरा कंसेप्ट भी आपका उसमें कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है। ये एक प्रकार से वैसे समझ लीजिए, पढ़ तो हम यहाँ पर रहे हैं सिर्फ व्यंजन, लेकिन यहाँ पर आपका तत्सम भी आपने थोड़ा सीख लिया। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो, जी सर। आप लोग जी सर। बोर तो नहीं हो रहे मेरे पढ़ाने से कि बहुत सारा हल्का नहीं पढ़ाया? नहीं नहीं सर, नो सर। ठीक है ठीक है रिवीजन हो रहा नो है। सर। आज तो उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है। मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि देखो, जो चीज आपने पढ़ ली है ना, और देखो व्याकरण गणित की तरह होती है, और मैं तो गणित का ही विद्यार्थी रहा हूँ, गणित का ही टीचर रहा हूँ, तो गणित मुझे पता है कि तभी सीखता है बच्चा जब खुद करता है, और ये बात आप भी मानते हैं। इसी तरह से व्याकरण भी हम तभी सीखते हैं जब हम खुद कर रहे होते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को ये ड्रिल्स करवा रहा हूँ। अच्छा, योर और लोगो क्या है अभी? योर और लोगो को क्या बोलते हैं? अब ये तीन बहुत विशेष है, इनकी अलग कैटेगरी है, इनको आपने अलग याद करना है ये तीनों को। ठीक है, तो देखिए यो र लव, इसे बोलते हैं हम अंतस्थ स्वर। ठीक है, अब आज की क्लास में ये डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, मैं कल डिस्कस करूंगा इनके बारे में, क्योंकि समय का भी हमने थोड़ा ध्यान देना है। अंतस्थ स्वर ये होते हैं हमारे ऊष्म स्वर। देखिए मैं आपसे फिर कह दे रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं संधि, लेकिन व्यंजन संधि में जाने से पहले हमको व्यंजन का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको आज की क्लास में जितना हो गया है, और कल की क्लास में भी व्यंजन डिस्कस करूंगा अभी आपसे। अभी व्यंजन में बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे अभी तो आपने सिर्फ हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर पढ़े हैं, प्लुप्त स्वर नहीं पढ़े हैं आपने, अभी प्लुप्त स्वर भी होते हैं, वो बताऊंगा आपको मैं। फिर आप पढ़ेंगे विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और अर्ध संवृत संवृत स्वर, ठीक है। फिर इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो सिर्फ आपका जो वर्णमाला कंसेप्ट होता है उसी में आ जाती है। तो मैं इसको अलग से नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको। व्यंजन संधि हम सीखने जा रहे हैं, उसके लिए हमको पढ़ना है, तो यहीं पर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आज हमने संधि नहीं पढ़ी, आज हमने जो पढ़ा है वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जो वर्ग है क च ट त और प, दूसरा इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है ये बात, और तीसरा जो य और ल है उनको हम अंतस्थ स्वर बोलते हैं। श, व, स और ह को ऊष्म स्वर बोलते हैं, और अक्ष, त्र, ज्यों, सर स्वर या व्यंजन? सॉरी व्यंजन व्यंजन बाय मिस्टेक सर, वो एक्चुअल में हम पिछले एक डेढ़ हफ्ते से स्वर पढ़ रहे थे, तो वो स्वर ही निकल रहा है, सॉरी यार। ठीक है, कभी कभी ऐसी मिस्टेक भी होती है, देखो जो मिस्टेक के लायक ही नहीं है। इसको मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको ज्ञान नहीं बोलते हैं, ज्ञानी शब्द गलत है, ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञानी। ठीक है, इस पर भी चर्चा हमारी हो चुकी है। जो संयुक्त व्यंजन है इस पर हमारी चर्चा पहले हो चुकी है, हालांकि मैं दोबारा कर दूं कोई दिक्कत नहीं। इन्हें बोलते हैं हम क्या, संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको हम? आप लिख सकते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। क्लियर हो गया? हेलो, जी सर। हाँ। अच्छा, अब आप लोगों Yes, को sir. पता है कि अंतस्थ को अंतस्थ क्यों बोला जाता है? सर क्योंकि हवा अंदर, सांस अंदर को ले रहे हैं। और इसमें अ का साउंड आ रहा है सर। औ का साउंड आ रहा है, ठीक है। और बताओ, लिख लीजिए इसको आप, अंतस्थ व्यंजन को लिख लीजिएगा। ठीक है, एक हार्ड कोड डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी ना हमको, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। देखिए, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन
के मध्य होता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अब देखो ध्यान देना है आपने इसको। ये तो थी आपकी एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ठीक है, बट मैं ट्रेडिशनल में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली तरीके सीखना चाहिए। देखो हमने पढ़ा अभी क, च, ट, त और प। भाई क वर्ग है क्योंकि इसमें हार्डकोर कंठ से आवाज निकल रही है, गले से आवाज निकल रही है, और आपको पता है गले से ही आवाज निकल रही है और कहीं से आवाज नहीं निकल रही है इसमें। च, छ, ज, झ है, इसमें सिर्फ तालव्य, ये तालव्य है, इसमें तालु से आवाज निकल रही है और कहीं से आवाज नहीं निकल रही। ऐसे ही ट, ठ, ड, ढ है, इसमें आप देखिए मूर्धा से आवाज निकल रही है। आपकी हर आवाज ट की हो, ठ की हो, ड की, ढ की एक जैसी लग रही है आपको, मतलब जीभ एक ही जगह टकरा रही है बार बार। ऐसी तो में ऐसी पौ में है, लेकिन य और ल में ऐसे नहीं होता। इनमें कोई एक पर्टिकुलर स्थान से आवाज नहीं निकल रही होती है। समझ में आ रहा है? यही कारण है इसको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ना ये टॉवर क वर्ग में देखो सामान्यतः ये 5 ही हमारे एक नासिका होती है। नासिका मतलब कि हर वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसकी आवाज जो हमारी वो नाक से निकलती है, नासिका। ठीक है, हर आप देख लीजिए अंगो, यो, णो, नो, मो, ये सब क्या है आपकी नाक से निकलने वाली आवाज है। ठीक है, और इंग्लिश वर्णमाला में इंग्लिश वाई और सॉरी एम और एन होते हैं ये। ठीक है, ऐसे चलो वहां तुम बात करेंगे भी। तो ये नासिका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, यही हमारे मूल स्थान होते हैं जहां से कोई भी ध्वनि उच्चरित होती है, यानी कि उच्चारण किसी ध्वनि का होता है। लेकिन जी र, य, र, ल, व है, ये किसी एक पर्टिकुलर से नहीं निकलते। इस कारण से भी इनको अंतस्थ स्वर कहा जाता है। ठीक हो गया? अब जैसे य है आपका, य की ध्वनि ऐसा माना जाता है कि तालु से निकलती है। बोलिए देखिए य, 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 बोलिए य, बोलो बोलो, माइक ऑफ करके बोलो। और अच्छा अब इसकी तालव्य से निकल रही है। मैं भी आपको तालव्य वगैरह नहीं सिखा रहा हूं, बट आप ये देखिए कि वही तालु जो है आपकी चौ है। आप चौ बोलिए और फिर यौ बोलिए, कितना अंतर दिखाई देगा आपको। बोलिए चौ, 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 फिर बोलिए यौ, यौ। चौ में जहां जीभ पूरी तरह से तालु में लग रही है, यौ में हमको ऐसा आभास हो रहा है कि लग ही नहीं रही है। यौ बस स्पर्श कर रही है, हल्की सी, जो बोलते हैं ना छू करके निकल जाना, वैसा हो रहा है ऐसे। बोलिए जरा चौ, फिर बोलिए यौ। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यौ जो है वो पूर्ण रूप से तालव्य नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अंतर है। अब चौ, छ, जौ, झ बोलो, उनकी ध्वनि देखो सबकी एक जैसी है, सब में जीभ बराबर लग रही है तालु में। और फिर यौ बोल के देख लीजिए आप, अंतर आ रहा है? आया? हेलो जी यस सर। सर। अच्छा, अब ऐसे ही रॉ बोलो, रॉ, 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 बोलो रॉ। रॉ में आपको लगेगा कि रॉ में जीभ कहीं ना कहीं दांतों को छू के निकल जा रही है। बोल के देखिए रॉ, लॉ, रॉ, रॉ बोलो, लॉ मत बोलो, रॉ बोलो, रॉ, 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 रॉ। आपको हल्का सा दांतों में स्पर्श करते हुए दिखाई देगा, अगर आपका उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट है तो। अगर उच्चारण ही स्पष्ट नहीं है तो नहीं लगेगा ऐसा। सर रॉ में मूर्धा में नहीं जाएगा? मैं बेटा वही तो कह रहा हूँ, मूर्धा में और दंत लो दांत जाएगा, में, दोनों दंत में में। बस देखो, ना तो मूर्धा में लग रहा है रॉ, ना ही दांत में लग रहा है, बट दोनों में स्पर्श करता हुआ निकल जा रहा है ये। रॉ बोलिए, रॉ, रॉ, अच्छा। रॉ। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द और बोला, आपको शायद याद होगा, एक वाक्य कि आपका उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम ये चीज को फील कर पाएंगे। ठीक है, तो रॉ में भी आप देख रहे हैं कि ना कंठ में है, ना नासिका है, ना तालु है, ना मूर्धा, ना दंत, ना ओष्ठ। ऐसी लॉ बोलिए, लॉ, लॉ, लॉ। अब लॉ में आप मूर्धा में रख के भी बोल सकते हो और दांत में भी आपको टच होती हुई दिखाई देगी। लॉ बोलो, लॉ, 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 अंदाजा जाएगा आपको बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि लॉ में दांत में टच हो रहा है तो आप फिर तौ बोल के देखो, तौ, 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 थौ, दौ, धौ, और अब बोलिए लॉ। तो आपको जो जो दंत की फील जो आपको तौ, थौ, दौ, धौ में आ रही है, वो आपको लॉ में नहीं आई। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? है ना? यस सर। हाँ, और ऐसे ही आपका वो है, वो में क्या है, होंठ और दांत दोनों है।
वो आपकी जीभ कहीं नहीं लग रही है, आपके नीचे वाले होंठ में आपका ऊपर वाला दांत लग रहा है। वो बोल के देखो। हेलो, आवाज आ रही ना आप लोगों को? जी सर। तो यही Yes, sir. कारण है कि इनको हम अंतस्थ स्वर बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे 5 या कहें कि 6 नासिका को मिला के 6 जो मूल स्थान होते हैं जहां से कोई भी ध्वनि का उच्चारण होता है, उन सभी स्थानों से इनका उच्चारण प्रॉपरली ना होकर के, फिर से बोल रहा हूं कि प्रॉपरली ना होकर के आंशिक रूप से होता है, इसलिए इसको हम अंतस्थ स्वर कह देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, फिर आपका है यस सर। हाँ, अब है श व, सॉरी श, ये श है। हाँ, मैं भी व पढ़ गया इसको, ये याला श है, पेट कटा श जिसको बोलते हैं। श, श, स और ह, इनको ऊष्म व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर निकल रही होती है, मतलब हवा कह लीजिए उसको आप, बाहर निकल रही होती है, तो इसलिए उसको हम ऊष्म स्वर बोलते हैं। ठीक हो गया? और संयुक्त व्यंजन को हम संयुक्त बोलते हैं, तो आप जानते ही हैं कि बता रखा आपको, क्ष, त्र, ज्यों और श्र, ये दो व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं, इसको हम संयुक्त बोलते हैं। तो ये कुछ आज की चर्चा थी हमारी वर्णों के ऊपर। तो बाकी अगर कोई प्रश्न आपका यहाँ पर इनसे संबंधित है तो पूछ लीजिए।